वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। और पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, और आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस के कुछ पार्ट्स हम आज पढ़ेंगे, जिसमें कि होम्योस्टेसिस की डिफिनीशन, उसके कुछ एग्जाम्पल, कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस क्या क्या है, जैसे कि होम्योस्टेसिस किस फैक्टर्स पे काम करता है, किन चीज़ों पे काम करता है, मेनली कौन सी चीज़ें जो होती हैं ज़रूरी होती हैं। जैसे पहला हो गया हमारा रिसेप्टर, दूसरा कंट्रोल सेंटर एंड तीसरा इफेक्टर। और हम फाइनली इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या होती है, डिफिनीशन क्या है इसकी? द प्रोसेस बाय विच बॉडी रिएक्ट टू चेंजेस इन ऑर्डर टू कीप कंडीशन स्टेबल इनसाइड द बॉडी। तो इसके कहने का क्या मतलब है, जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो क्या करती है, वो रिएक्ट करती है किसके? चेंजेस को रिएक्ट करती है। चेंजेस को रिएक्ट करने का मतलब कि अगर हम ठंडी का मौसम है तो हमारी बॉडी जो है वार्म रहनी चाहिए, इसकी कंडीशन मेंटेन रहनी चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को क्या कहते हैं, जब हमको ठंडी लगती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको रेसिस्ट करती है, उसको रिएक्ट करती है उस चेंज को। किस लिए रिएक्ट करती है? ऑर्डर टू कीप कंडीशन स्टेबल इनसाइड द बॉडी। तो जैसा कि हमने ठंडी का एग्जांपल लिया, तो ठंडी में हमको क्या होती है, ठंडी लगती है और हम स्वेटर पहनते हैं। जब हम कांपते हैं, बेसिकली जब हम कांपते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, कंडीशन को, इन ऑर्डर टू कीप कंडीशन इनसाइड द बॉडी सेम और स्टेबल। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम गर्मी में लें, तो गर्मी में हमको क्या होता है, पसीना होता है। पसीना क्यों होता है? ताकि हमारी जो बॉडी है वो कूल रहे। कूल क्यों रहे? बाहर का इन्वायरमेंट हमारा जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए जो है बॉडी में स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा कूल फील होता है और हमारा जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, यानी कि स्टेबल रहता है। तो अगर हम वर्ड से देखें तो होम्योस्टेसिस के कहने का मतलब ये होता है, ये डिराइव्ड हुआ है होमो से। होमो मीन्स क्या होता है? सेम। तो इसके कहने का मतलब यही है कि होम्योस्टेसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है चेंज को इन ऑर्डर टू कीप कंडीशन स्टेबल इनसाइड द बॉडी। तो जैसा कि आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसमें हमारा कौन सा एग्जांपल है, टेम्परेचर है। जैसे टेम्परेचर गर्मियों में अगर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी जो उसको रिएक्ट करती है और स्वेटिंग होती है, और ऐसे ही जब टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का घट जाता है तो हमको स्वेटर्स पहनना पड़ता है, हमको ठंडी लगती है। वो भी हमारा एक रिएक्शन है बॉडी का, जिसमें हमारी बॉडी मेंटेन करना चाहती है एक इन्वायरमेंट कंडीशन को। अब इसके कंपोनेंट्स के बात करेंगे कि जो कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं रेगुलेट करने के लिए इन्वायरमेंट को इनसाइड द बॉडी। तो ये किस फैक्टर्स पे काम करते हैं, किस मैकेनिज़्म पे काम करते हैं? तो इसके 3 मैकेनिज़्म हैं। देयर आर अपॉन 3 मैकेनिज़्म, दे डिपेंड्स ऑन 3 मैकेनिज़्म। तो वो मैकेनिज़्म कौन कौन से हैं? रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। तो ये जो रिसेप्टर है, कंट्रोल सेंटर है, इफेक्टर है, ये कैसे कैसे वर्क करती है हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक स्टेबल इन्वायरमेंट, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। आता है पहले पॉइंट पे जो हमारा है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? जो रिसेप्ट करे। जैसे हमारी स्किन है, आईज है, टंग है और फिंगर्स हैं, ये हमारे क्या हैं? रिसेप्टर्स हैं। जैसे अगर इसकी बात करें हम, इट इज़ अ सेंसिंग कंपोनेंट responsible for monitoring and responding to changes in external and internal environment। तो ये क्या है? हमारा सेंसरी कंपोनेंट है। जैसे कि अगर हम वही एग्जांपल लें टेम्परेचर का, तो हमको सेंस कहाँ से होता है? स्किन से। तो स्किन हमारा यहाँ पे क्या काम करती है? एक रिसेप्टर का काम करती है। और हमने अभी पढ़ा कि रिसेप्टर क्या करता है? सेंसिंग करता है, सेंस करता है, और ये जो है सिग्नल्स को भेजता है कहाँ पे? ब्रेन में
और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए फिर जो है मैसेज आती है सेंसिंग ऑर्गन्स के पास, और फिर जो है रिसेप्टर क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है और उसको रिस्पॉन्स देता है कि क्या करना है। जैसे टेम्परेचर बढ़ गया है तो एक जो है सिग्नल स्क्रीन के थ्रू पहले जाता है रिसेप्टर के पास, जिसको हम रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन्स के पास ये सिग्नल भेज देता है कि हमको गर्मी हो रही है। अब जो है ये सिग्नल जो होता है ब्रेन तक जाता है, फिर वहाँ से एक कमांड आता है सेंसरी ऑर्गन के पास, सेंसरी ऑर्गन के पास कि गर्मी हो रही है। फिर रिसेप्टर क्या करता है, वहाँ पे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। रिस्पॉन्स क्या प्रोड्यूस करता है, स्वेटिंग, कि हमें स्वेटिंग करनी चाहिए। और स्वेटिंग से क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो फिर से मेंटेन हो जाता है बाई एक्शन ऑफ कूलिंग। तो ये रहा हमारा रिसेप्टर। अगला कंपोनेंट है हमारा कंट्रोल सेंटर, ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेशन सेंटर। इट रिसीव्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसीवर। तो हमारा दूसरा जो है एक कंट्रोल सेंटर है, ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेशन सेंटर। इसको इंटीग्रेशन सेंटर भी कहा जाता है। इफेक्टर, तीसरा फैक्टर है हमारा इफेक्टर, तीसरा कंपोनेंट इफेक्टर है। रिस्पॉन्ड टू कमांड ऑफ कंट्रोल सेंटर। ये क्या करता है, ये कमांड को रिस्पॉन्ड करता है किसके, कंट्रोल सेंटर को। इट कुड आइदर अपोज और इन्हांस द स्टिमुलस। तो इसका मेनली वर्क क्या होता है, ये तो क्या करेगा, अपोज करेगा या फिर उसको इन्हांस करेगा स्टिमुलस के जो है रिस्पॉन्स को। तो आगे हम डायग्राम में समझते हैं कि कैसे ये तीनों जो कंपोनेंट हैं रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर, कैसे एक साथ एक प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। डायग्राम में हमको ये बताया गया है, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल होम्योस्टेसिस हुई है, जैसे कि ये इम्बैलेंस है, कितना टू मच इम्बैलेंस, ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है। जैसे हमारी एग्जांपल की बात करें तो हार्ट बीट जो है, अगर एक सिंपल एग्जांपल की बात करें तो हमारी हार्ट बीट जो होती है क्या हो गई है, मान लेते हैं कि हमारी हार्ट बीट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई है। इम्बैलेंस होने का मतलब क्या होता है, या तो वो बढ़ गई है या वो घट गई है, यानी कि एबनॉर्मेलिटी आ गई है, नॉर्मल कंडीशन से वो डिफ़र कर चुका है, अल्टर कर चुका है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि इसमें जो इम्बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो अब इसमें हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, ये स्टिमुलस के पास क्या करेगी, ये चेंज को स्टिमुलेट कर देगी, उसको भेज देगी। ठीक। दूसरा, अब रिसेप्टर का क्या काम होता है, ये जो है ये सिग्नल जो है रिसेप्टर के पास आएगा। अब रिसेप्टर का वर्क क्या होता है, चेंजेस डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर, जो चेंजेस हो रहे हैं, कि जो हमारा हार्ट बीट बढ़ा हुआ है उसको वो डिटेक्ट करेगा कि एक्चुअली हमारी बॉडी में क्या इम्बैलेंस हुआ है। ठीक। अब रिसेप्टर क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा कंट्रोल सेंटर को। ये हमारा हो गया कंट्रोल सेंटर को, ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप कंट्रोल सेंटर को भेज दिया गया। कंट्रोल सेंटर को जब सिग्नल भेज दिया गया तो उसका काम क्या है, वो इनपुट दिया, इन्फॉर्मेशन किसको भेज दिया, टू द सेंटर। ठीक। अब अगला पार्ट आएगा हमारा इफेक्टर का। तो ये जो है ये इफेक्टर को सिग्नल भेज देगा कि हाँ कंट्रोल की ये जो है हमको रिसेप्टर से ये कमांड मिला है कि वहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं, जो हार्ट बीट जो है बढ़ गई है। तो वो कंट्रोल सेंटर क्या करता है, इसको भेज देगा किसके पास, इफेक्टर के पास। ये नोटिस क्या भेज देगा, ये सिग्नल क्या भेजेगा इफेक्टर के पास, और इफेक्टर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन सेंड अलोंग इफरेंट पाथवे। जो इफरेंट पाथवे है हमारा, इफरेंट पाथवे, उसके हेल्प से क्या करेगा, ये सिग्नल पूरे जो है सर्कुलेट कर देगा सेंसरी ऑर्गन्स के पास या फिर मेन सेंटर्स के पास। फिर क्या होगा, रिस्पॉन्स टू इफेक्टर। तो जो हमारा रिस्पॉन्स है फिर से क्या होगा, इफेक्टर के पास पहुंच जाएगा। और हम देखेंगे कि जो हमारा रिस्पॉन्स आया है वो अब क्या हो गया, टू लेस इम्बैलेंस हो गया। यानी कि अगर हमारी हार्ट बीट, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी हार्ट बीट बढ़ गई थी और 95 बीट पर मिनट चली गई थी, तो ये जब कंट्रोल सेंटर से इस पाथवे से हो के जब गुजरा तो जो हमारा रिस्पॉन्स आया अब वो क्या हो गया, ये घट के हमारा
80 या 75 टू 80 बीट पर मिनट के पास पहुंच गया। तो इससे हमें क्या पता चला, पहले तो हमारा जो इम्बैलेंस था बहुत ज़्यादा था, यानी कि ये 95 बीट्स मिनट पर मिनट ये क्या कर रहा था, बीट कर रहा था, जो कि इम्बैलेंसिंग कितनी है, टू मच है, बहुत ज़्यादा है। फिर जब इफेक्टर ने काम किया ये जो होम्योस्टेसिस की प्रोसेस हुई, उसके बाद हमको क्या देखने को मिला कि ये जो हार्ट बीट है ये अब धीरे धीरे नॉर्मल आ गई। कहाँ तक आ गई, 75 टू 80 बीट पर मिनट आ गई। तो ये क्या हुआ, ये लेस इम्बैलेंस हुआ, या फिर हमारा जो है होमोस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ और हमारी जो बॉडी है होम्योस्टेसिस में आ गई। इसमें मेन बात याद रखने वाली ये है, एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि दो क्वेश्चन दे देता है, एक होता है होम्योस्टेसिस और एक होता है हीमोस्टेसिस। तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हमको कंफ्यूजन है जब होमोस्टेसिस की बात करें, होम्योस्टेसिस की, तो इसका मतलब ये बॉडी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, जो बॉडी का ओवरऑल जो इम्बैलेंस हुआ है उसके बारे में। और हीमोस्टेसिस जो है वो हमारा ब्लड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि ब्लड में जो इम्बैलेंस आया उसको रेगुलेट में कैसे लाया जाता है, इसकी प्रोसेस अलग होती हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।